तो इस समय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। एक नया चैप्टर है, इसमें दो केस पढ़ेंगे, एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और दूसरा पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो केस 1 की स्टडी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है, एक पॉइंट मास m2 है जिसका मास m2 है, एक पॉइंट मास 3 है जिसका मास m3 है। जो पॉइंट मास 1 है उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, पॉइंट मास 2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है और 3 का पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर है। तो क्या है कि इन तीनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पे। तो इन तीनों के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। देखो स्पेशल वर्ड है मैथमेटिकली डिफाइन किया गया, डिफिनीशन मैथमेटिकली है। जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है सेंटर ऑफ मास का वो है m1 वेक्टर m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर एंड डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। एक डिफिनीशन है जिसे तुम्हें याद रखना है और एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। कोई भी तुमसे कोई कहे कि किसी सिस्टम का जिसमें 3 नहीं अगर 10 पार्टिकल भी हो तो उनका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए, तो मैं उसको सिग्मा समेशन से ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा mi इंटू ri वेक्टर डिवाइड बाई सिग्मा mi। यही है जो 1 से लेके n तक चलेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। अगर n पार्टिकल है तो n टाइम्स डिवाइड बाई टोटल मास लिख दिया। तो इसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूलेशन को डिफाइन करेंगे। तो एक कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। जो फोर्स इक्वेशन से ये हम समझ में आ जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि टोटल मास कहां पे एक्ट कर रहा है। फॉर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के टर्म में बस बताया जाता है कि टोटल मास कहां पे एक्ट करेगा। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास प्योरली मैथमेटिकल टर्म। तो कॉमन सेंस से ज्यादा मत सोचना, मैथमेटिकल टर्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी बात होगी सेंटर ऑफ मास की तो हम लोग बात करेंगे किसका, मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करेंगे। मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन से याद रखें। चलिए इसी को अगर मैं चाहूं तो अगर मैं सेपरेट कर दूं तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्सियम वो गवर्न करेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम। मतलब कोई क्या है कि इसके पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप कोई पूछे वाई कोऑर्डिनेट बताइए तो उसे आप इससे निकाल सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड डिवाइड बाई टोटल मास। इसी तरीके से जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेना। अच्छा ये x1 क्या है, x1 ये कोऑर्डिनेट है, सब ध्यान रखना। x1 कोऑर्डिनेट है, m1 मास का x कोऑर्डिनेट है, x2 क्या है, m2 मास का x कोऑर्डिनेट है, x3 क्या है, m3 मास का x कोऑर्डिनेट है। उसी तरीके से जो YCM दिख रहा है YCM, उसमें y1 क्या है, m1 मास का y कोऑर्डिनेट है, y2 क्या है, m2 मास का y कोऑर्डिनेट। बस यही सब है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए ये वाला अप्रोच ज़्यादा ईजियर पड़ता है और यही हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करते हैं। जेड वाला भी ऐसे ही, ये वाला हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं,
ये तब यूज किया जाता है इन जनरल जब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में हो तो इसका यूज कर लो। हालांकि इसका करोगे बात एक ही आएगी, बट ये थोड़ा इसके हम ज्यादा फेमिलियर हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखना है। ये मान लो पहली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, अगर सारे सारे पार्टिकल सपोज करो एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस नहीं एक लाइन पे हो, अगर सारे सारे पार्टिकल्स एक लाइन पे हो और तब कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आ जाएगा। क्यों? वो इस फॉर्मूले समझ में आएगा तुमको। अगर सारे सारे पार्टिकल एक ही लाइन पे हैं तो इसी लाइन को मान लो कि एक्स एक्सिस है, इसी को एक्स एक्सिस मान लो, तो हर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया? जीरो। वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ गया। अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ गया इसका मतलब वाई सी एम क्या आएगा? जीरो। ये भी जीरो रखो, ये भी जीरो रखो, ये भी जीरो, पूरा हो गया जीरो। जस्ट सिमिलरली इसका जेड कोऑर्डिनेट भी हर पार्टिकल का जीरो हो गया, जेड कोऑर्डिनेट भी, तो जेड सी एम भी जीरो आएगा। सिर्फ एक्स ही कोऑर्डिनेट तो है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास में सिर्फ एक्स आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे आएगा, ना बाहर नहीं जाएगा, उसी लाइन पे कहीं भी होगा। अगर स्ट्रेट लाइन तुमने ऐसे बना दिया और सारे पार्टिकल इसी लाइन पे है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, इधर और इधर नहीं होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं, यहां नोट कर दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज है, if n particles are in a straight line, on a straight line, then their center of mass को cm से भी रिप्रेजेंट होते हैं, com या cm, सेंटर ऑफ मास is on same straight line, the same straight line, उसी स्ट्रेट लाइन पे होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स होगा रख सकते हो कि अगर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं होगा, बट इसी लाइन पे होगा। ये पार्टिकल 1 है, 2, 3, 4, 5। अगली प्रॉपर्टी ये है कि सपोज करो दो पॉइंट मास है, एक मास स्मॉल एम है और एक का मास कैपिटल एम है, 20 की दूरी डी है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि सेंटर ऑफ मास बताइए, तो सेंटर ऑफ मास के लिए किसी को भी तुम ओरिजिन मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी ओरिजिन मान लो इसी को ओरिजिन मान लिया। अगर इसको ओरिजिन मान लिया तो अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस बना दूं तो ये ओरिजिन है, ध्यान रखना, दिस वन इज द ओरिजिन। तो जो एक्सियम बनेगा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसका m इंटू 0 बनेगा, इसका क्या बनेगा? m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट आएगा d का 0, क्योंकि ये दूरी d है, x कोऑर्डिनेट बनेगा d का 0 एंड डिवाइड बाय टोटल मास। इससे एक्सियम की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, इससे m बाहर निकालो तो बनेगा d अपान स्मॉल m अपान कैपिटल M प्लस 1 आ गया। ये जो वैल्यू है ना एक्सियम,
ये 1 लगा हुआ है, पता है ये जो वैल्यू m अगर स्मॉल m से ज्यादा हो गया, देखना अगर इस कैपिटल M की वैल्यू इस स्मॉल m से ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, अगर ये 1 से कम आ गई तो पूरी वैल्यू 2 से कम आएगी, अगर ये 2 से कम आ गई तो इसका मतलब एक्सियम की जो वैल्यू है वो d/2 से कम आएगी, d/2 से कम आएगी। इसका मतलब अगर m बढ़ रहा है स्मॉल m से, अगर इसका मास इसके मास से ज्यादा है तो उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो d/2 से कम नहीं ज्यादा आएगा ना। ये वैल्यू अगर 1 से कम हो गई अगर ये वैल्यू 1 से कम हो गई तो ये पूरी 2 से कम हो जाएगी, तो d/2, तो ये 2 से कम करोगे तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, समझ रहे हो तो अगर कैपिटल M स्मॉल m से ज्यादा है तो ये पूरी वैल्यू d/2 से ज्यादा आएगी, क्योंकि ये वैल्यू डिनोमिनेटर कम हो जाएगा 2 से तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मास बढ़ रहा है, अगर मास बढ़ रहा है, अगर इसका मास बढ़ रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच से इधर आ जाएगी, तो ये मास जितना होगा सेंटर ऑफ मास उतना ही उसकी तरफ शिफ्ट होगा। एक्सियम इज व्हाट? एक्सियम इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट। तो जितना इस मास को बढ़ाओगे, इस मास को बढ़ाओगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सियम बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उतना ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जब मास ज्यादा होता है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है जिधर मास ज्यादा होता है। तो इस चीज को भी हम अलग से ध्यान रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को, कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड हाई मास ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हाई मास की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब थर्ड, कि सेंटर ऑफ मास इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ओरिजिन कहां पे है। जैसे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे है, यहां पे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम यहां रखो तो चाहे यहां रखो तो, चाहे यहां रखो तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। हाँ, उसका पोजीशन वेक्टर बदल सकता है बट वो एक्चुअल में जहां पे है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will not depend on choice of origin. Choice of origin only their position vector change. Position vectors may change. सिर्फ पोजीशन वेक्टर बदल सकता है कि सेंटर मास यहाँ पे, तो अगर ओरिजिन यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर ऐसा है, ओरिजिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऐसा है, ओरिजिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऐसा, लेकिन इसका एग्जैक्ट पोजीशन अनचेंज रहेगा। ठीक है, इस पे बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है सर, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहाँ पे मास है m, इसका कोऑर्डिनेट है a, a, a।
एक पॉइंट मास यहाँ पे है 2m, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया -a कामा a कामा 0 है सपोज करो, और एक पॉइंट मास यहाँ पे है जिसका मास है 2m और उसका x एक्सिस पे और उसकी दूरी है यहाँ से 4a। पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ center of mass, second distance between center of mass and 2m mass, ये पूछ रहा है। तो पहले इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर उस सेंटर ऑफ मास के इस 2m से दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट दिया गया ना, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लो, अलग से पोजीशन वेक्टर निकाल लो। एक ही बार लिख लो RCM वेक्टर बराबर 2m इंटू इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये ओरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट होगा 4a कामा 0 कामा 0, ये ओरिजिन, तो इसमें से घटा दो तो बनेगा 4a आई कैप, और 0 तो आएगा नहीं, जरूरत ही लिखने का। इसका मास m इंटू इसका पोजीशन वेक्टर, ये क्या बनेगा, a आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a के कैप। इसका क्या लिखोगे, मास 2m इंटू ये वाला वेक्टर माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप एंड डिवाइड बाई टोटल मास 2m m इट इज 5m। तो यहां से आएगा देखो, यहां से आएगा m से m, तो यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये आई कैप बना, यहाँ से ए आई कैप 9 बनेगा और यहाँ से क्या आएगा 2 आई कैप आएगा माइनस साइन के साथ, तो 8 ये एक 9 में से 2 सेपरेट कर दो, बनेगा 7 आई कैप। जे कैप यहाँ से आएगा नहीं, यहाँ से जे कैप आएगा क्या, ए के बराबर जे कैप है और एक जे कैप यहाँ पे, ये 2 जे कैप है, तो ये 2 यहाँ से और एक यहाँ से बनेगा 3 ए जे कैप, और इसमें के कैप नहीं है, इसमें के कैप है, इसमें के कैप नहीं है, तो ये के कैप बनेगा क्या, सिर्फ ए बनेगा, तो ए के डिवाइड बाई मास 5 एंड दिस इज आंसर। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, इसी को ही कहा था कि सर एक्स अलग निकालते हैं, वाई अलग निकालते हैं, जेड अलग निकालते हैं, तो भी देखो आएगा। अगर मैं पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, तो फॉर्मूला m1 x1, इसका मास क्या है 2m, m1 x1 क्या है इसका 4, x कोऑर्डिनेट 4 है ना, प्लस इसका मास क्या है m, x कोऑर्डिनेट क्या है ये है, प्लस इसका मास क्या है 2m और x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट माइनस a है, डिवाइड बाई टोटल मास 5m। देखो m और 2m, 3m और 2m 5m, यहाँ से हो जानी चाहिए 7a/5, देखो आ रहा होगा 8 एक 9 में से 2 घटा दो 7/5 आ गया, और यही देखो 7a/5 निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना, ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट निकालना और फिर उसको आई कैप जे कैप के कैप से जोड़ देना, आंसर दे देगा। ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकेंड में पूछा है कि इस 2m में और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी बताइए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो भाई, 2m का कोऑर्डिनेट पता है 4a, 0, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का भी तो पोजीशन वेक्टर पता है 4a/5 3a/5 a/5, इससे मिल गया कोऑर्डिनेट। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है और ये 2m का कोऑर्डिनेट है। जब दो कोऑर्डिनेट पता है तो दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, 4m है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मास m है, इसका m/2 है, इसका m/4 है, m/8 है, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी को जा रहा है। और सबकी 20 की दूरी, इसकी 20 की दूरी a है, इसकी 20 की दूरी भी a है, सब इक्वल डिस्टेंस पर रखा गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम स्मॉल m, इससे कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास है। तो कंफर्म है वो इसी लाइन पे होगा, क्योंकि सारे के सारे मास इस लाइन पे है। तो इसी को जहां से पूछेगा ना कि कितना डिस्टेंस है, जहां से पूछे उसी को ओरिजिन मान लिया करो, जहां से पूछे उसी को ओरिजिन मान लो। तो पूछ रहा है इससे कितना दूरी पे होगा, तो इसी को ओरिजिन मान लिया और अपने मन से वाई एक्सिस बना दिया और इधर बना दिया एक्स एक्सिस। तो इसको मान लिया ओरिजिन, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। अब लिखेंगे एक्सियम, इसका मास m, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका मास m/2 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है a नहीं है, हाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट a है, प्लस m/4 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2a, ये 2a है ना, तो 2a लिखोगे, प्लस m/8 इसका मास और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी एंड होल डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m/2 प्लस m/4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखो यहां से m/2 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 कॉमन निकालो। कैसे कॉमन निकालना है, m से m कट जाएगा तो ये क्या बनेगा a/2, ये बनेगा क्या, यहां से a/2 आएगा, यहां से भी a/2 आएगा, यहां से क्या आएगा 3/8। फिर अगला क्या था 4 था ना, 4/10 था। ये भी एक जीपी कर रहा हूं, ये कोई सीरीज बनेगी और इस सीरीज की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना। नीचे इनफाइनाइट जीपी है, m कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो ये तो सीधे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला क्या होता है e अपान 1 माइनस आर, तो e अपान 1 माइनस आर और कॉमन रेशियो 1/2 बनेगा। तो ये तो इतना आ गया a/2 1 माइनस ये बन जाएगा एंड प्लस 3/8a प्लस अगला कितना था ये बनता है m/16 इंटू 4 बनता है ना, 4 चौको 16, ये बनेगा m बाई ये था 4m/16, मैं कर रहा हूँ ए अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, और ये 1/2 तो 1/2 बनेगा ना, तो 2 का टर्म यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। ये सम निकालना बहुत मुश्किल है कि कितनी आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। मतलब ये है कि जहां से भी आपसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, तो आप क्या करेंगे, आप उसी को ओरिजिन मान के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है स्क्वायर ऐसा, यहाँ पे मास 2m है, यहाँ पे मास 3m है, यहाँ पे मास 6m है, यहाँ पे मास 5 11 4m है और स्क्वायर है, साइड लेंथ है का। तो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4m मास। तो पता करना फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4m मास, इससे कितना दूरी पे। तो अपने मन से ऐसे मान लो x एक्सिस, इसी को y एक्सिस मान लो, मान लिया। फिर क्या करेंगे, वही बड़ा फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, इसका 4m, ओरिजिन तो वही है, इसका 6m, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये दूरी ए है ना, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, a, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, a। तो इसका m इंटू 0, इसका क्या बनेगा 6m इंटू ये वाली दूरी कोऑर्डिनेट a i कैप, प्लस इसका क्या बनेगा 3m इंटू ये i कैप प्लस a j कैप, प्लस इसका क्या बनेगा 2m इंटू a j कैप डिवाइड बाई टोटल मास 4 4 10 3 15, बस 15m। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं। ट्रायंगल ऐसे दिया होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका यहाँ पे मास m है, इसका मास m है, इसका मास 2m है। कोई पूछे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए, इससे कितनी दूरी पर होगा। डिस्टेंस ऑफ cm फ्रॉम 2m, इससे तो अपने मन से ओरिजिन इसका मान लो, x एक्सिस ऐसे दिखा दो, y एक्सिस ऐसे दिखा दो। तो तुम एक्सियम लिखोगे ना, एक्सियम वो आएगा इसका 2m इंटू 0, इसे क्या आएगा m इंटू ये आई कैप प्लस उसका आएगा m इंटू इसका कोऑर्डिनेट, तो ये तो 60 डिग्री होगा, तो ये तो दूरी a है, ये बाई 2 होगी, तो इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा a बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर ये a है, ये 60 है, तो ये बनेगा a sin 60, ये बनेगा a sin 60, दिस इज sin 60 इज √3/2, इतना। तो क्या लिखोगे a बाई 2 आई कैप प्लस a √3/2 j कैप एंड होल डिवाइड बाई टोटल मास m to m 4m। कर दो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी तुम अलग से ध्यान रखोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी कहाँ गई इसकी, थर्ड है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास एकदम सेम है, इसका भी मास कैपिटल M है, इसका भी मास कैपिटल M है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में ऐसे। तो तुम इसको हटा के इसके जगह पे सेंटर ऑफ मास की जगह पे टोटल मास लिख सकते हो 2m का। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा काल्पनिक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, जहां टोटल मास एक्ट करता नजर आता है। ठीक है, तो उसी पे बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे कि ये ट्रायंगल था ना, इसका मास m था, इसका मास m था, इसका मास 2m है। कोई पूछे कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास,
तो एक तो तरीका तुम्हारा क्या था, एक तरीका था कि ओरिजिन मान लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया कि इसका मास स्मॉल है, में इसका मास स्मॉल है, तो दोनों का मास बराबर है, तो इसको तुम ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे कॉमन सेंस के लिए। ये 2m मास है, ये मास स्मॉल है, स्मॉल है मास, साइड लेंथ मान लो ये, तो दोनों का सेंटर मास एकदम बीच में जाएगा, बीच में, तो बीच में दिखा दो इसका मास 2m करता, m और m मिला के 2m कर दो और बीच में रख दो। अब इसको इससे मिला था, देखना ये 2m है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में अब यहाँ पे आएगा, इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और ये दूरी क्या होगी, और ये दूरी आपस में बराबर होगी, इस दूरी को निकालना पड़ेगा। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो मुझे बताओ, तो ये दूरी अगर R1 है, RCM है, तो मैं इस RCM को लिख सकता था, पता है कैसे, ये है A के बराबर, ये 60 डिग्री, तो ये क्या आएगा, A sin 60, एंगल के समलो साइन कहलाता है, तो बन गया A sin 60 डिग्री। तो ये पूरा लेंथ आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक 60, तो ये A, तो A sin 60, और ये जो दूरी होगी वो पूरी दूरी की आधी होगी, बाई 2 कर दो, तो इट इज A√3/4 एंड दिस वन इज आंसर। जब पहले मैंने क्वेश्चन किया था ना, तो अगर उसमें तुम x और y निकालो और अंडर रूट करोगे ना, तो तुमको यही वैल्यू मिल जाएगी, यही वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इससे कितने दूरी पर होगा, क्या करेंगे, उसी को ओरिजिन मान लो, ये 4m मास है, ये m मास है, इसको ओरिजिन मान लो, ऐसे y एक्सिस दिखा दो, x एक्सिस दिखा दो, 20 की दूरी को d मान लो, तो क्या लिखोगे, XCM इज 4m इंटू 0, 4m इंटू 0 प्लस m इंटू दूरी क्या है d, डिवाइड बाई टोटल मास 4m प्लस m 5m, तीसरी वैल्यू क्या आएगी, d/5, ये आंसर। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ना सेंटर ऑफ मास के लिए, ये आता है m1x1, इसको लिखते हैं सिग्मा mi(xi) डिवाइड बाई सिग्मा mi। ये जो टर्म है ना ऊपर, इसको बोलते हैं मास मोमेंट इन x डायरेक्शन, मास मोमेंट, वर्ड है मास मोमेंट इन x डायरेक्शन। ऐसी जो YCM बनेगा वो क्या होता है, सिग्मा mi(yi) डिवाइड बाई सिग्मा mi, इसको बोलते हैं मास मोमेंट इन y डायरेक्शन। इसको सिर्फ इसको मास मोमेंट इन y डायरेक्शन, नीचे वाले को नहीं, ठीक है। और जो ऐसा मैंने लिखा था RCM वेक्टर सिग्मा mi(ri) डिवाइड बाई सिग्मा mi, तो इसको बोलते हैं सिर्फ मास मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ सिस्टम, वर्ड है मास मोमेंट, मास के साथ r मल्टीप्लाई है ना, तो मास मोमेंट ऑफ सिस्टम, बस। तो ठीक है, काम करते हैं।